एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने रीट के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मोस्टली कवर करवा दिए हैं। और जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं जो रीट एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो वीडियो भी मैंने कल अपलोड कर दी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरटी 2009 जो कि आपके रीट एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड एनसीएफ 2005। इसके अलावा आपका एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है एनईपी 2020। उस टॉपिक को मैं कल की वीडियो में कवर कर दूंगी क्योंकि वो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे क्वेश्चन भी 101% बनेंगे क्योंकि न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। तो वो वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। और आज की वीडियो में मैं ये दोनों टॉपिक कवर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक आरटीए 2009। सबसे पहले आपको आरटीई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आरटीई की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी राइट टू एजुकेशन। अगर इसको हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसकी फुल फॉर्म है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपका जो लास्ट टाइम में आप रिविज़न करें उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, इसलिए आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2002 में संविधान के कौन से संशोधन, यानी 86वां संशोधन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा आप, 86वां संशोधन द्वारा 21A के भाग 3, ये जो इम्पोर्टेंट रेड लाइन से आप जो आपको ये इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं रेड पेन से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको आप हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। किसके अंतर्गत, एक कौन कौन सी चीज़ें बताएं इंपॉर्टेंट, 86वां संशोधन है। अनुच्छेद 21A के तहत भाग 3 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। किसमें, राइट टू एजुकेशन एक्ट में। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है ये कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, तो देखिए मैंने ये हाईलाइट करके लिख दिया और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ है कब पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए आरटी एक्ट 2009 कब पारित किया गया था तो 4 अगस्त 2009 को। और अगर आपसे पूछा जाए लागू कब किया गया था तो लागू किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम, मैंने आपको आरटी की फुल फॉर्म ऊपर भी बताई थी, लेकिन आरटी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर भी अलग से लिख दी है ताकि आप इस चीज़ को ना भूलें, क्योंकि आरटी की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है। आरटी का जो ऑफिशियल नेम, यानी कि फुल नेम कह सकते हैं, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो ये याद कर सकते हैं, और अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो याद करेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी गई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर योर एग्ज़ाम। इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर ना कुछ धाराएं दी गई हैं, उन्हें देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो हैं वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, कौन सी धारा में बताया गया है, ये बताया गया आपके धारा 12 में। धारा 13 में आपको क्या बताया गया है, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश न लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये कौन सी धारा में बताया गया, आरटी की धारा 13 में। इसके बाद बात करते हैं धारा 16 में आपके क्या बताया गया है
कि विद्यार्थी को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये जो है एक रूल के खिलाफ हो जाता है, जो हमारा आरटी कहता है कि क्लास में किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है और ना ही उसे विद्यालय से निकालना है। ये किस में बताया गया? आपकी धारा 16 में ये बताया गया है। इसके बाद कुछ और धारा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो आपकी धारा 17 हो जाती है, उसके अंदर बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना बिल्कुल ही मना है। ये चीज़ तो कहीं भी नहीं लिखी है कि बच्चे को मारना पीटना, ये सब कहीं, ये चीज़ कहीं भी आपकी अलाउ नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना बिल्कुल ही गलत है। और ये किस में बताया गया है? आपकी धारा 17 में बताया गया है। धारा 24 में क्या बताया? जितने भी शिक्षक के कर्तव्य होते हैं उनसे रिलेटेड ये चीज़ें, उनसे रिलेटेड धारा 24 में बात की गई है शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका धारा 27, यानी धारा 27 में क्या बताया गया है कि आरटीए 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी जो आपके सरकारी टीचर्स होते हैं उनको किस में नहीं लगाया जाएगा? गैर शैक्षणिक कार्यों में। किस में लगाया जाएगा? जनगणना में, चुनाव में, आपदा प्रबंधन, इन सबको, इन तीनों को छोड़कर और किसी भी कार्य में उनको नहीं लगाया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है? आपकी 27 धारा कहती है। इसके अलावा देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है हमारा 30:1। और अब वहीं अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना होता है, तो वो होता है 30:1। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राथमिक में होता है 30:1 और उच्च में होता है आपका 35:1। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा और भी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि रेशो पूछ लिया जाता है आपसे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। मतलब कि अगर इतने स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर्स होने चाहिए, इतने स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर्स होने चाहिए। तो ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, इसे देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए टेबल बना दी है अच्छी सी, आप इसे भी देख सकते हैं। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर प्राथमिक की हम बात कर रहे हैं और उसमें 30 बच्चे हैं तो उस पर कितने टीचर होने चाहिए? 1। वहीं अगर हम बात करें 60 स्टूडेंट की, यानी अगर प्राथमिक कक्षा में हमें 60 स्टूडेंट दिख जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टीचर्स हो जाएंगे। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। इसके अलावा 61 से 90, यानी कि 60 तो यहाँ तक हो गया, अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर्स आ जाएंगे। और 61 से 90 की संख्या, यानी 90 की संख्या है तो 3 टीचर आ जाएंगे। 91 से 120, यानी 120 संख्या है तो 4 टीचर आ जाएंगे। वही 30:1 ही चल रहा है, उसी के पर्पज से आप लगा सकते हैं। 120 यानी 150 स्टूडेंट है तो 5 टीचर। लेकिन अगर 150 प्लस है, किसी विद्यालय में 150 प्लस बच्चे हैं, यानी 151 भी अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर 5 टीचर्स होने चाहिए और एक हेड मास्टर होना चाहिए, यानी कि एक प्रधानाध्यापक वहाँ पर होना चाहिए। ये किस में बताया गया है? आपके आरटीई 2009 में ये बात बताई गई है। इसको आपको याद रखना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ आप इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। अब आगे बात करते हैं हम। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ना एक एक पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, तो प्लीज़ इनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। आरटीए 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है? डायरेक्ट पूछता है प्राथमिक स्तर पर कितना होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना होता है। तो बस तो नोट डाउन कीजिएगा। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक घंटे जो है वो 800 घंटे और 200 दिन का कार्य करना होता है। और अगर वहीं पर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तो वहाँ पर 1000 घंटे और 220 दिन शिक्षक को एक कार्य करना होगा। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने लिखा भी हुआ है, तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने होते हैं? 45 आवर्स का घंटे कार्य उसे करने होते हैं। आई होप मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी है। ये डायरेक्ट पूछता है आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने होते हैं? तो होते हैं 45 आवर्स। आई होप मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब बढ़ते हैं आगे।
इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कक्षा 1 से 5 तक बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 1 किलोमीटर। यानी कि जो प्राथमिक के बच्चे होते हैं उनकी जो घर से विद्यालय की दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए 6 to 8 के लिए कितनी होनी चाहिए, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 3 किलोमीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं जो SMC होता है यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं अभिभावक यानी कि पेरेंट्स। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्कूल के विकास यानी कि जो स्कूल में खर्चा दिया जाता है या अनुदान दिया जाता है वो कौन करता है, तो वो करता है आपके विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। किसका होगा वो कार्य, विद्यालय प्रबंधन समिति का वो कार्य होगा। यानी स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है विद्यालय के प्रबंधन समिति का। इसके अलावा जो RTA 2009 में बात की गई है वो की गई है समावेशी शिक्षा की, यानी सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि RTA 2009 का लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या मैंने आपको बताया है, जो जैसे कि आपको बताया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है RTA 2009 में। लेकिन अगर आप नॉर्मल बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए है 6 to 14, यानी कि जो चल फिर सकते अच्छे से हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए 6 to 14। लेकिन वहीं अगर दिव्यांग बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए एज होगी 6 to 18। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगर नॉर्मल बच्चे हों जिसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल तरीके के हों, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 6 to 14। वहीं अगर कोई दिव्यांग बच्चे हैं, किसी के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया RTA 2009 में वो रखा गया है 6 to 18। आई होप ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको RTA 2009 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे कवर अप करवा दिए हैं। आई होप आपको RTA 2009 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी इसका इंग्लिश में जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब इसकी बात करते हैं। इसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे मैं कवर अप करूंगी, तो आप इनके भी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। तो जैसे कि देखिए मैंने लिखा हुआ है NCF 2005, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में होती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब ये है क्या वो देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। किस प्रकार का दस्तावेज है कि बालकों को हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसके बारे में हम NCF 2005 में बात करते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं संस्कृति नामक निबंध से हुई है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ ली जाती है। सभ्यता एवं प्रगति जो है वो क्या है, एक प्रकार का निबंध है, तो ये निबंध पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और कौन सी अनुसूची में हुई है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं में इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो 22 भाषाओं में की गई है। यानी 8वीं अनुसूची में आपको सारी भाषाएं देखने को मिल जाती है, 22 की 22, तो ये सारी भाषाओं के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि NCF 2005 को डैश की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो क्या होगा वहां पर ऑप्शन, प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद अगर मैं बात करूं NCF 2005 की जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। यानी NCF क्या कहता है कि बच्चों को शिक्षा बिना बोझ के, ये नहीं कि उन पर भारी बोझा डाल दिया, बस्ते में इतनी सारी बुक्स डाल दी कि वो पढ़ तो पा नहीं रहे हैं, बस बोझा ले जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही उन्हें अवेलेबल करवाई जाएँ, यानी पढ़ाया तो जाए किसके, विदाउट बर्डन के। क्लियर हो गया। फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, वो देख सकते हैं आप दोबारा से। ये चीज़ें मैंने फिर दोबारा से ऐड डाउन कर दिया ताकि आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाए अच्छे से। अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। क्या है NCF, एक प्रमुख दस्तावेज है, किसके लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना है। उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षा बिना बोझ के हो, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है क्या NCF
2005 से पहले भी कोई दस्तावेज आया है? तो ऑफ कोर्स आया है, बिल्कुल आया है। कितने आए हैं? 3 आए हैं। कौन कौन से आए हैं? 1975 में आया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988 एंड राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000। तो ये 3 किससे पहले आए हैं? एनसीएफ 2005 से पहले आए हैं और एनसीएफ 5 जो है वो चौथी है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखते हैं। एनसीएफ का जो निर्माण है वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखभाल में किया गया है, MHRD। ये आपको देखने को मिलेगा, एनईपी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। MHRD की देखरेख में ये किया गया था। इसके अलावा जो है इसके प्रमुख सिद्धांत, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, देखिएगा बहुत ज़्यादा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। तो क्या हो जाएगा सिद्धांत में? इसके 5 प्रमुख सिद्धांत हैं और इसमें से पता कैसे पूछता है, आपको पांचों पता होनी चाहिए, कोई सा भी एक नहीं देगा। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो 3 ऑप्शन तो इसमें से डाल देगा और एक कोई और सा दे देगा, तो इस टाइप से पूछता है। तो इसीलिए आपको ये पांचों पता होनी चाहिए। सीरियल वाइज भले ही ना पता हो लेकिन पांचों पता होनी चाहिए। पहला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, कि पाठ्य पुस्तक में से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ। अच्छे से आप इनको याद कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब एनसीएफ में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने इसमें कवर अप कर दिए हैं, तो आप इन्हें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? बच्चे सक्रिय हैं, वे स्वयं से जाने सीखे, नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ें तोड़ें और स्वयं सुधार करें। क्या कहना चाह रहे हैं कि बच्चे चीज़ें स्वयं करें, स्वयं से सोचे, तर्क वितर्क करे, कुछ भी चीज़ों से जोड़े तोड़े, खुद से प्रैक्टिस करे चीज़ों की। तो ये कौन कहता है? आपका एनसीएफ 2005। इसके अलावा क्या कहता है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। वही चीज़ है कि अगर बच्चा खुद से सीखेगा, खुद से चीज़ों को करेगा तो शिक्षा जो होगी वो बाल केंद्रित होगी। बच्चे का चहुमुखी विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, चारों तरफ से विकास हो, 360 डिग्री पर। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, ये सिद्धांत में भी बात की गई है कि इस जो ज्ञान होता है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। एनसीएफ का जो निर्माण है वो एनसीईआरटी ने किया है। किसने किया? ये याद रखना है, एनसीईआरटी ने किया है एनसीएफ 2005 का निर्माण। इन्होंने किस पर जोर दिया है? मातृभाषा पर जोर दिया है। किसने? एनसीएफ 2005। वैसे मातृभाषा पे तो हर कोई जोर देता है, चाहे आरटीओ 2000 एनसीएफ हो चाहे एनईपीयू। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। बहुभाषिकता, कक्षा शिक्षण, 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की भी बात की गई है इसके अंदर, यानी मल्टी लैंग्वेज की बात की गई है। 4 कौशल की भी बात की गई है, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी में भी आएगा, भी आगे भी बताऊंगी इसे मैं। सुबोपलीस की ट्रिक होती है वो भी आप लिख लीजिएगा। इसके अंदर बात की गई है शिक्षण सूत्र की। इसके अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षण सूत्र की बात की गई है। फर्स्ट है आपका ज्ञात से अज्ञात, यानी जो ज्ञात है हमें उससे अज्ञात की ओर ले जाया जाए। इसके अलावा मूर्त से अमूर्त की बात इसके अंदर की गई है। इसके अलावा कहा गया है जो कक्षा की जो स्कूल की गतिविधियाँ यानी जो सहज गतिविधियाँ हैं उसमें बच्चों के अभिभावकों यानी पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, उन्हें बताया जाए उनका बच्चा कहाँ तक सीख रहा है, क्या कर रहा है। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, इस टाइप की बातें कही गई हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का भी अवसर दिया जाए। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, तो मोटी किताबों पर जोर नहीं दिया जाए। इसके बाद बात की गई है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, वही सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। शिक्षक का जो रोल होगा वो क्या होगा? फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता का होगा। शिक्षक जो होगा एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है, फैसिलिटेटर के रूप में माना गया है। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार भी आप इन्हें पढ़ेंगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं एनसीएफ की कुछ विधियां हैं, इन्हें देख लेते हैं, जो कि लास्ट है आपका। एनसीएफ में कुछ विधियां दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं इनको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सिद्धांत में था, आपको कोई भी 3 दे देंगे, चौथा अलग दे देंगे, पूछ लेगा कौन सा नहीं है। इसी तरीके से इसमें होगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो पहला है आपका करके सीखना, वही चीज़ है, करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि बच्चा जो होता है वो सक्रिय होता है। निरीक्षण विधि पर जोर दिया गया है। परीक्षण विधि, सामूहिक विधि एंड मिश्रित विधि पर जोर दिया गया है।
तो ये 5 विधि आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको जो है NCF और आपका RT पूरा कंप्लीट करवा दिया। आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में जब भी आप रिवीजन करें तो आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कल की वीडियो में मैं आपके साथ कवर कर दूंगी NEP 2020, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सारे कवर अप कर दूंगी। अगर आपको इन वीडियो को और शॉर्ट तरीके में देखना है तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आई होप वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आई होप मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।